देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है और स्क्रीन शेयर है। Yes, ma'am. गुड इवनिंग टू गुड इवनिंग मैम। लास्ट दिन हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, जेएलपी का कंसेप्ट, ठीक है, जिसमें मैंने एक ही बताया था उन लोग को, जेएलपी अगर कैसा ट्रीट हुआ एज एन एक्सपेंस, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे इसके बाद वाला कि जेएलपी, देखो मैंने लिखवा दिया है, 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें सीखना है। ये वाला व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एसेट, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो जेएलपी एक छोटा सा ही ट्रीटमेंट रहेगा क्वेश्चन के अंदर, लेकिन उसका ट्रीटमेंट सही होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा देखो अब यहाँ पर हेडिंग करूं, वो जो ट्रीटमेंट हम लोग को सीखना है उसका हेडिंग करूं, जेएलपी एन एसेट एज एन एसेट और जेएलपी अकाउंट, इसको बोलते हैं जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन। मैंने ये वहां नहीं लिखवाया है, जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन्ड, ठीक है, लेकिन इसको ये भी बोला जाता है व्हेन जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन्ड, ठीक है। अच्छा अब देखो वही सेम एग्जाम्पल से ही हम समझाएंगे, ठीक है। तो वही एग्जाम्पल लेंगे जो लास्ट दिन लिया था, चाहो तो तुम लोग देख देख के अपने कॉपी से भी लिख सकते हो। ईयर देखो मैंने क्या क्या लिया था, 1 2 3, ठीक है। प्रीमियम कितना करके लिया था वही ले, ताकि डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आए। 10 10 10,000 और इसके बाद सरेंडर वैल्यू 8,000 और 15,000। पॉलिसी वैल्यू वही सेम रखेंगे, 1 लाख। टर्म 5 years। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 फॉर ए बी सी, ठीक है, 3 पार्टनर ए बी एंड सी। अच्छा अगर जेएलपी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस होता है, सॉरी एज एन एसेट होता है, तो हम लोगों को क्या क्या एंट्री करना पड़ेगा ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा अब लिखो ईयर वन का ट्रीटमेंट क्या होगा। ईयर वन का ट्रीटमेंट मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या चीज का ट्रीटमेंट करना है, जब प्रीमियम पे होगा तो बोलो प्रीमियम पेमेंट का एंट्री क्या होगा। एक्सपेंस होता है, सैलरी पेमेंट का एंट्री, जैसे सैलरी टू कैश या बैंक होता है वैसे ही प्रीमियम, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट जैसे लास्ट दिन किया था वैसे ही होगा, डिफरेंस अभी आया नहीं, आने से समझ आओ। जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक 10,000। अच्छा नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, ईयर वन में और एक एंट्री होगा। हाँ कोई भी खर्चा ईयर एंड में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है तो वो पीएल में चार्ज हो जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम 10,000 10,000। अच्छा अब ईयर एंड में हम लोग एक पीएल और एक बैलेंस शीट बनाएंगे, तो हम यहाँ पर साइड में दिखा रहे, तुम लोग कहीं भी करो इस ईयर से रिलेटेड, तो पीएल और बैलेंस शीट, तो पीएल में क्या लिखना पड़ेगा, बैलेंस शीट में क्या लिखना पड़ेगा, ये दो ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग। पीएल में हम लोग लिखेंगे टू जेएलपी प्रीमियम 10,000। अच्छा बैलेंस शीट में क्या कुछ दिखेगा, नहीं, ठीक है, बैलेंस शीट में यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, नथिंग विल एप्लीकेट। तो देखने से ऐसा लगेगा कि वो वाला केस और ये वाले केस का तो सेम ही हो रहा है, फिर डिफरेंस क्या है,
ईयर 1 में डिफरेंस नहीं आया, वो क्यों नहीं आया वो तुम लोग ही मुझे बताओगे जैसे ही हम लोग ईयर 2 में जाएंगे, ठीक है। अब बैंक लेकिन हमें यहाँ कंसीडर नहीं करना है, बैंक तो पहले से ही होगा, इस सिचुएशन के लिए बैंक आ रहा है ऐसा बात नहीं, ये तो हमारा बैंक क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। मतलब नया कोई स्पेशली बात हो रहा है कि ये जेल पे किसी तरीके से बैलेंस शीट में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, वो हमें समझ। फिर ईयर 2 आया, फिर ईयर 2 में हम लोगों ने फिर से प्रीमियम पे किया, तो क्या एंट्री होगा, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक 10,000। अब इसके बाद का एंट्री तुम लोग क्या करते हो, उसको इस साइड में लिखो, ठीक है, लिख के काटना पड़ेगा, लिखो एक बार, पीएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम बोल के कितना लिख देंगे हम लोग, 10,000, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये लिख के हमें काट देना है, यहाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, यहाँ पर देखो, ये समझने वाला बात है, मैंने पहले 10,000 प्रीमियम भरा है, ठीक है, लेकिन मुझे क्या कोई सरेंडर वैल्यू मिलेगा, नहीं, लेकिन मैंने दोबारा 10,000 भर दिया, अब मेरे पास एक फिक्स्ड रिसीवेबल अमाउंट है कि हम पॉलिसी कंटिन्यू करें या ना करें, मुझे कितना मिलेगा, 8,000, ठीक है। हम पॉलिसी कंटिन्यू करें या ना करें, अगर इस सिचुएशन में हम लोग डिसकंटिन्यू करता है एबीसी, तो उनको क्या मिलेगा, 8,000 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब रिसीवेबल हुआ, जैसे हमें मार्केट से कुछ मिलता है तो वो रिसीवेबल हुआ, तो इतने का एसेट बुक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 8,000 का एसेट, एसेट मतलब रिसीवेबल यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग 8,000 का एसेट बुक करेंगे। तो ये 8,000 क्यों रिसीवेबल हो रहा है बता सकते हो, क्यों हमें कंपनी देने के लिए रेडी है, क्योंकि हम लोगों ने प्रीमियम भरा है, ठीक है, प्रीमियम भरा है बोल के ही तो देने के लिए रेडी है। कौन से प्रीमियम के अगेंस्ट में दे रही है, सेकंड वाले 10,000 का, ठीक है। तो अगर हम 10,000 दे रहे हैं किसी को, लेकिन बदले में वो मुझे 8,000 देगा, ठीक है, तो फिर मेरा रिसीवेबल कितना हुआ, 8,000, और मेरा एक्सपेंस कितना हुआ फिर 2,000, जो मुझे नहीं मिलेगा वही तो मेरा एक्सपेंस हुआ। 10,000 मैंने किसी को दिया, लेकिन वो मुझे रिटर्न में कितना देने वाला है, 8,000, 2,000 नहीं देगा, तो 8,000 जो मुझे मिलेगा वो मेरा एसेट है, रिसीवेबल है, लेकिन जो 2,000 मुझे नहीं मिलने वाला वो मेरा क्या है, एक्सपेंस है। तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर एंट्री देना पड़ेगा, सेकेंड एंट्री, तो उसमें पीएल में फिर कितना जाएगा, पीएल में तो जाएगा, कितना जाएगा, 2,000, अभी तो बोला पीएल में कितना जाएगा, 2,000, और बाकी किस में जाएगा, एसेट, एसेट का नाम क्या है, जेएलपी, ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऐसे, जेएलपी अकाउंट, प्रीमियम नहीं लिख देना है, प्रीमियम खर्चा होता है, जैसे डेटर जो है वैसे, ठीक है, वैसे जेएलपी इसका नाम होगा, जेएलपी अकाउंट डेबिट 8,000, और टू क्या लिखोगे बोलो तो, हाँ जेएलपी प्रीमियम, उसको तो क्लोज करना पड़ेगा ना, 8,000, और एक बार एंट्री हम इसको अलग लिख रहे हैं, तुम लोग चाहो तो कंबाइनली भी लिख सकते हो। दूसरा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000, टू क्या हो जाएगा, जेएलपी प्रीमियम, कितना हो जाएगा, 2,000। अब इसके अगेंस्ट में तुम लोग बनाओ बैलेंस शीट और पीएल, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं छोटा सा एक पीएल और एक बैलेंस शीट, ठीक है, सेकेंड ईयर के अगेंस्ट में। तो पीएल में क्या लिखेंगे हम लोग, 2 जेएलपी प्रीमियम कितना लिखेंगे, 2,000, 2 जेएलपी प्रीमियम 2,000, और ये जो जेएलपी 8,000 है, अभी मैंने बोला ये हम लोग का क्या है, एसेट, क्यों है वो भी बताया, क्योंकि ये हमें मिलेगा ही मिलेगा, और ये हम लोग का क्या है, एक्सपेंस। तो एसेट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, तो किधर जाएगा, लाइबिलिटी के एसेट, ऑब्वियसली एसेट साइड में। तो यहाँ पर ऐसे लिखना है, जेएलपी ब्रैकेट में सरेंडर वैल्यू, ये दिख रहा है तो ऑलवेज कौन से वैल्यू से बुक हो रहा है पता है, सरेंडर वैल्यू से ही बुक होगा, ठीक है, सरेंडर वैल्यू से ही बुक होगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रीमियम पे कर दिया, उसके अगेंस्ट में जो हमें मिल रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, सरेंडर वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड ईयर में देखो क्या हुआ, ये हम लोग का कौन सा ईयर हुआ, सेकेंड ईयर। अच्छा, ये ईयर 2, अब थर्ड ईयर में वही सेम एग्जांपल देंगे जो लास्ट दिन दिया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर
एक चीज लिख लो, ठीक है, इसके नीचे एक चीज लिख लो, याद रहेगा, वैल्यू अपीयरिंग, जो हम बोल रहे थे अभी कि हमेशा सरेंडर वैल्यू लिखेगा, वैल्यू अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, इन एसेट साइड, इन एसेट साइड, in respect of JLP, in respect of JLP is the surrender value, is the surrender value of JLP। ठीक है, ये हमेशा सरेंडर वैल्यू ही आएगा, पॉलिसी वैल्यू कभी नहीं आएगा। देखो प्रीमियम तो आएगा नहीं, ठीक है, ये तो फिक्स्ड है, सरेंडर वैल्यू ही आएगा, पॉलिसी वैल्यू नहीं आएगा। वो भी थोड़ी देर बाद तुम लोग खुद ब खुद समझ जाओगे कि वहां ऑलवेज सरेंडर वैल्यू क्यों आएगा। देखो अभी हम लोग ईयर 3 में जाते हैं। अच्छा, इसका भी हम तुम लोग को एक जो है डिफरेंस बताते हैं, यहाँ पर क्या होता है। जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने लिखा, अगर जीएलपी एज एन एक्सपेंस है, जो मैंने लास्ट दिन सिखाया था, हम कंपेयर करके बताएंगे एक बार, और एक बार मान लो जेएलपी आज जो सीखा तुम लोगों ने एज एन एसेट, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो। अगर जेएलपी एज एन एक्सपेंस है तो हम लोगों ने क्या किया, ऐसे देखो, फर्स्ट ईयर नहीं, हम सेकेंड ईयर पे दिखा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो दोनों ट्रीटमेंट हमारा समान है, ठीक है। टू जेएलपी प्रीमियम बोल के हम लोगों ने कितना दिखाया, 10,000, ठीक है। बाई क्या हो जाएगा, कुछ इनकम जो कि मैंने लास्ट दिन लिया था वही दिखाते हैं, 1 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 90,000, ठीक है। अब ये प्रॉफिट पीएल एप्रो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, पार्टनर लोगों में, बाई नेट प्रॉफिट, और यहाँ पर हो जाएगा 2A 2B 2C, वही सेम रेशियो में, और अमाउंट हम लोग का आएगा, ऑलरेडी एक बार किया था उस दिन हम लोगों ने, 45,000, 27,000 और 18,000, ठीक है। ये लिख के क्या फायदा है, देखो अभी समझ में आएगा क्या फायदा है। अब इधर जेएलपी एज एन एसेट अगर है तो हम लोग का पीएल में क्या दिखेगा, टू, हाँ, टू जेएलपी प्रीमियम 2,000, हम ये सेकेंड ईयर ही दिखा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर में दोनों एक ही जैसा दिखेगा। फिर ये हो गया बाई इनकम 1 लाख। अब देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 98,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पीएल एप्रो में फिर कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, 98,000 का, तो बाई नेट प्रॉफिट 98,000, और कितने कितने वैल्यूज आएंगे, 2A 2B 2C, डिवाइडेड बाई 10 होगा, 532 था, नहीं मुझे याद नहीं है, 532, हाँ 10 से डिवाइड कर दो, 5 इंटू 98 49, 19,600, है ना, ठीक है। अब यहाँ डिफरेंसेस देखते हैं कितना हो रहा है, तो देखो 45 और इसमें डिफरेंसेस कितना हुआ, 4,000। मतलब अगर सेकेंड ईयर के हिसाब से इस मेथड से ए को 4,000 का ज्यादा प्रॉफिट मिला, ठीक है। और ये दोनों में डिफरेंसेस, अब ये दोनों में कितना हो रहा है बोला, ये 2,400 और ये, अच्छा तुम लोग बोल सकते हो टोटल डिफरेंस कितने का होगा इसे कैलकुलेट किए बिना, 8,000 का, क्योंकि यहाँ 90,000 डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 98, इसका टोटल ऑलवेज 98 होगा, इसका टोटल 90 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंसेस हमें कितना दिखेगा, 8,000। तो इसका मतलब इस मेथड में क्या हुआ, हमारा 8,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब पॉइंट अच्छे से समझना है, देखो जब हम लोग एक्सपेंस कम बुक कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कम बुक कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने 8,000 वहां एसेट बुक किया है, तो देखो वही 8,000 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो एसेट का वैल्यू हम लोगों ने लॉक किया था वही 8,000 यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसका मतलब अब जब भी आगे जाके हम लोगों को मान लो पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो गया और हम लोग को जो है डिसकंटिन्यू, मान लो कि डेथ हुआ या रिटायरमेंट, जैसे कि रिटायरमेंट ही हुआ इसके बाद, तो फिर हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट सरेंडर वैल्यू मिलेगा। तो वहां पर देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अभी इतना समझो कि
यहाँ पर 8,000 एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो तो दिख ही रहा है। ये 8,000 कौन सा 8,000 है पता है? ये वाला 8,000 है एक्चुअली, क्योंकि इसको अगर हम लोग एक्सपेंस बुक कर देते 10,000 तो यहाँ भी 90,000 डिस्ट्रीब्यूट होता, ठीक है। और अगर इसको हम लोग यहाँ पर बुक कर लेते हैं तो फिर बाद में उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब ये देखो, ये डिफरेंस समझ में आएगा और भी क्लियरली समझ में आएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल से, सॉरी नेक्स्ट जो थर्ड ईयर वाला करेंगे उससे समझ में आएगा। लेकिन उसके पहले कुछ पॉइंट्स जो है वो लिखो, पहले लिखो यहाँ पर वी आर, यहाँ हुआ क्या है वही हम लिखवा दे रहे हैं अपने लैंग्वेज में, ठीक है। वी आर शोइंग लेस पार्ट एज एन एक्सपेंस। बोलो हम लोगों ने कम एक्सपेंस दिखाया है कि नहीं दिखाया इस मेथड से? ठीक है, वही लिखा है। अच्छा, इस केस में कितना कम दिखा है बोल सकते हो? इन दिस केस हम लोगों ने कितना एक्सपेंस बुक किया है ये बोल सकते हो? 2,000, ठीक है। इन दिस केस 2,000 इंस्टीड ऑफ, नॉर्मली हमारा एक्सपेंस कितना होना चाहिए? 10,000। तो देखो ये लिख दिया ताकि जब भी तुम लोग पढ़ोगे खुद ब खुद ये लाइन पढ़ने से ही समझ जाओगे। इन दिस केस 2,000 इंस्टीड ऑफ 10,000, द टोटल प्रॉफिट विल इंक्रीज। देखो इस ट्रीटमेंट की वजह से टोटल प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। कैसे समझोगे? ये देखो, ये एग्जांपल देखने से समझ जाओगे, क्योंकि एक्सपेंस कम बुक हुआ है तो यहाँ मुझे प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 98,000। तो अगर हम लोग एक्सपेंस को कम बुक करेंगे तो हम लोग का टोटल प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अगर हम खर्चा कम दिखाएंगे तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो विल इंक्रीज एंड शेयर ऑफ पार्टनर्स प्रॉफिट इज ऑल्सो, बोलो पार्टनर का प्रॉफिट क्या होगा अगर ऐसे सिचुएशन? इंक्रीज होगा। यहाँ देखो प्रूव है कि पार्टनर का प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट बचेगा, बटेगा तो ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो पार्टनर प्रॉफिट विल ऑल्सो इंक्रीज। इन दिस केस कितना एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 8,000, ठीक है। और ये वैल्यू किसके बराबर है बोलो तो? दैट इज इक्वल टू सरेंडर वैल्यू जो हम लोगों ने लॉक किया था। दैट इज इक्वल टू सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी। ये कुछ रटने का जरूरत नहीं है। ये ट्रीटमेंट जो मैंने बोला ऐसे बहुत दिन बाद देखोगे याद नहीं रहेगा, ये जैसे ही पढ़ोगे समझ में आ जाएगा ये हम लोगों ने क्या किया था, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है वो इक्वल टू सरेंडर वैल्यू, क्योंकि वहां पर 8,000 बुक करने की वजह से यहाँ 2,000 दिख रहा है, ओनली 2,000 दिख रहा है, तो हम लोग का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कितना हो गया? 98,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट और लिखो, वैल्यू appearing in balance sheet in respect of JLP is the सरेंडर वैल्यू ऑफ JLP। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार लिखा है मुझे याद है लेकिन और एक बार लिख दिया मैंने, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो दोनों को एक ही साथ लिखवा देते हैं। वैल्यू अपेयरिंग इन बैलेंस शीट, हमेशा बैलेंस शीट में जो वैल्यू हमें दिखेगा, चाहे वो ब्रैकेट में हमें कभी क्वेश्चन में बोले या ना बोले कि वो सरेंडर वैल्यू है, वो ऑलवेज क्या दिखता है? सरेंडर वैल्यू ही दिखेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ JLP, इन इज द सरेंडर वैल्यू ऑफ JLP, ठीक है। अच्छा, फिर सेकेंड पॉइंट इसमें और एक ऐड होगा, लिखो benefit of surrender value, benefit of surrender value has been already ट्रांसफर्ड टू पार्टनर। मतलब जब भी हम लोग ये ट्रीटमेंट करते हैं जिस भी ईयर में, ठीक है, ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसी टाइम पे पार्टनर को सरेंडर वैल्यू का बेनिफिट ऑलवेज मिल जाता है। सेम फाइनेंशियल ईयर में जैसे ही PL अप्रूव बनेगा वो बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे यहाँ भी हुआ 8,000 का बेनिफिट मिल गया, थोड़ी ना अभी किसी ने रिटायरमेंट लिया कुछ भी नहीं किया है, ऑटोमेटिकली 8,000 का बेनिफिट मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में ऐड ऑन करते हैं। जैसे देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, पहले साल प्रीमियम हुआ, दूसरे साल में तुम लोग को डिफरेंस दिखा। अब थर्ड ईयर में हम क्या लिखेंगे जो लास्ट क्लास में लिखा था, लिखो इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर ए डिसाइड टू रिटायर। अब बोलो क्या होगा फिर? बिगिनिंग में ही रिटायर कर गया ए, तो क्या होगा?
बोलो हमें क्या मिलेगा अगर कोई रिटायर कर रहा है, पॉलिसी अभी 5 साल का है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, सेम एग्जांपल था, पॉलिसी 5 साल का है, मैंने यहाँ 3 साल ही दिखा है क्योंकि हम उतने पे ही समझा रहे हैं बार बार, ठीक है। और ए जो है वो रिटायर कर गया तो क्या मिलता है, सरेंडर वैल्यू मिलेगा। अगर पॉलिसी पूरा करोगे तो ही पॉलिसी वैल्यू मिलेगा, अगर एक का डेथ हो जाता तो मिल जाता, क्योंकि है ही जॉइंट लाइफ पॉलिसी, लाइफ के ऊपर है ना। तो अगर बीच में कोई रिटायर कर रहा है तो पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो रहा है, पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो रहा है तो सरेंडर वैल्यू मिलेगा। अब मुझे बताओ सरेंडर वैल्यू कितना मिलेगा, 8,000। 15 नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, 15 तभी मिलेगा अगर हम लोग 10,000 प्रीमियम पे करेंगे। तो हम ये मान के चल रहे कि प्रीमियम ईयर एंड में होता है, क्योंकि बिगिनिंग, ये लास्ट दिन का एग्जांपल की तरह, ये लास्ट दिन भी मैंने बोला था। तो अगर जो ए है वो सेकेंड ईयर के एंड में या थर्ड ईयर के शुरुआत में जो है रिटायरमेंट ले रहा है, तो फिर थर्ड प्रीमियम तो पे नहीं हुआ। अगर थर्ड प्रीमियम पे नहीं हुआ तो कंपनी कितना पैसा देगी, 8,000। अब कंपनी 8,000 दे रही है तो क्या एंट्री करेगा ये लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेल, कितना, 8,000। अब जैसे ही ये पैसा मिल जाता है, इस पैसे को क्या किया जाता है, अगर तुम लोग को याद नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या होगा, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, कितना कितना हो जाएगा, 4,000। इसके बाद वाला डिवाइडेड बाय ये 2,400 और 16। जितने अच्छे से लिखे उतने अच्छे से काट भी दो, ठीक है। क्यों बता रहे हैं, क्या हम लोगों ने 8,000 पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, कर दिया था ना। तो अगर हम लोग जेएलपी एज एन एसेट ट्रीट कर रहे तो सोच के देखो, ये जो सरेंडर वैल्यू मिला ये तो प्रॉफिट में ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, क्योंकि उसके वजह से तो हम लोगों ने 2,000 दिखाया था एक्सपेंस। तो ये वाला क्योंकि हम लोग का ऑलरेडी एक बार इसका हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है प्रॉफिट के साथ, तो फिर ये करने से क्या आ जाएगा, डुअल इम्पैक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें नहीं करना है, सिर्फ रिसीप्ट का एंट्री दिखाना है, पैसा मिला लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो गया, इसीलिए इतने सारे बातों को मैंने लिखवा दिया, कभी भी देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें और एक पॉइंट देते हैं, अगर थर्ड ईयर के बिगिनिंग में एक का डेथ हो जाता है तो क्या होगा, लिखो, इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर ए डेथ। तो बोलो अगर ए का डेथ हो गया तो फिर क्या होगा, क्या सिचुएशन क्रिएट, सबसे पहला बात है पॉलिसी वैल्यू मिलेगा, कितना मिलेगा, 1 लाख। तो इंश्योरेंस कंपनी आके बोलेगी ले जाइए आपका पॉलिसी वैल्यू, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख, टू क्या हो जाएगा, जेल। अच्छा, अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा, पार्टनर लोगों में होना तो चाहिए, ठीक है। लेकिन कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या 1 लाख होगा कि कुछ और, 92,000 होगा, क्योंकि ये 1 लाख जो हमें मिला है ये तो पॉलिसी कंप्लीट करने के अगेंस्ट में मिला है, ठीक है। सॉरी, एक का डेथ हो गया तो हमें मिल गया, ठीक है। लेकिन ये जो सरेंडर वैल्यू मिलता है ये तो पॉलिसी के अमाउंट से ही हमें दिया जाता है। तो 8,000 तो हम लोग ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे, मैंने पूरा लिखा नहीं, अगर 5 साल तक जाओगे और 2-3 बार पेमेंट करोगे तो देखा जाएगा कि पूरा हमें पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब नेक्स्ट जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो जेएलपी अमाउंट में 8,000 इज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड एज सरेंडर वैल्यू जो हम लोगों ने लॉक किया था, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कितने का होगा, 1 लाख माइनस जो सरेंडर वैल्यू बुक है 8,000, तो कितना हो गया 92,000। टू ए मतलब टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, कितना आ जाएगा, 5:3:2 में जाएगा, मतलब 10, 92 इंटू 5, 46,000 और 3, 27600 शायद, हाँ 27,600, 18,000, ठीक है। तो समझ में आया क्या डिफरेंस है,
कि जो लॉक हो गया है, जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, उसे हमें बार बार डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ठीक है। अगर मान लो ये 4th ईयर में जाके होता, 4th ईयर में ए का डेथ हो जाता, तो 2 सरेंडर वैल्यू माइनस हो जाता, ठीक है। 2 सरेंडर वैल्यू माइनस, जितना बुक होगा उतना उतना माइनस हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने एक ही एग्जाम्पल से करवा, खाता से अच्छा रुपये मांगू। अच्छा, अब देखो एग्जाम में हमें क्वेश्चन कैसे देगा, मतलब एग्जाम में ऐसा जो ट्रीटमेंट है उसका देखने में कैसे लगेगा, तो ऐसे होगा। देखो बैलेंस शीट ऐसे दिखेगा, बैलेंस शीट में क्या होगा, फिक्स्ड एसेट, फिर करेंट एसेट। अच्छा, यहाँ पर कुछ दिखेगा, यहाँ कुछ दिखेगा, क्या दिखेगा बोलो तो, जेएलपी। कौन सी वैल्यू पे दिखेगा, सरेंडर वैल्यू पे, ठीक है। और मान लो कि सरेंडर वैल्यू जैसे हम एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर हो गया 10,000, और नीचे मान लो पॉलिसी वैल्यू भी हमें लिखा हुआ है 1 लाख, ठीक है। लिखा हुआ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इधर आएगा कैपिटल, इधर नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, इस तरीके से क्वेश्चन देखने में होगा। कैपिटल ABC, ये टोटल, और एडजस्टमेंट बोल के क्या लिखा हुआ रहेगा इसके नीचे, हम ये साइड में लिख रहे हैं, ऐसे लिखा हुआ रहेगा। सपोज ए डिसाइड टू रिटायर, ए रिटायर करने के लिए डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो उसमें अगर ए डिसाइड टू रिटायर और बस इतना सा दिया हुआ है, तो तुम लोग बोल सकते हो एंट्री क्या होगा, पहला बैंक टू जेएलपी, पहले मिलेगा, कितना मिलेगा बोलो तो, ये वाला सरेंडर वैल्यू मिलेगा। अगर इस साल के बाद ही वो रिटायर, जितना सरेंडर वैल्यू लॉक है उतना ही तो मिलेगा, उतना ही तो मेरा रिसीवेबल है ना। तो बाकी देखो ज्यादा इंफॉर्मेशन रहेगा तो समझ में आ जाएगा तुम लोग को, अभी इतना। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देते हैं इस तरीके के पैटर्न से, ठीक है, जैसा पैटर्न अभी मैंने तुम लोग को दिखाया। तो एक बैलेंस शीट बनाते हैं, इसमें मैंने फिक्स्ड एसेट कुछ नहीं लिया, जस्ट ऐसे लिखा है करेंट एसेट, यहाँ पर लिख दिया जेएलपी, सरेंडर वैल्यू 20,000, और पॉलिसी वैल्यू है उसका 1,40,000। तो इसका मतलब इससे ये पता चल रहा है कि पॉलिसी हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ है, तभी तो ये सरेंडर वैल्यू पे दिख रहा है। अच्छा, कैपिटल A B और C, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एडजस्टमेंट लिख रहे हैं, C डाइज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1, उतना लैंग्वेज मैंने ऐड नहीं किया, जस्ट ऐसे ही पॉइंट पॉइंट लिख दिया, ठीक है। बस इतना सही है। अब तुम लोग बताओ इसमें क्या ट्रीटमेंट करोगे। पहला बात है, ये जेएलपी एज एन क्या बन गया, एसेट। ये देख के तुम लोग को पता चल जाएगा कि जेएलपी एज एन एसेट है। अच्छा, अब बोलो यहाँ पर फिर मेरा ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, अगर सी का डेथ हो गया तो क्या मिलेगा। हाँ, हम लोग को पूरा पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा, बैंक टू जेल 1,40,000। अब ये पैसा सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा इंक्लूडिंग सी, ठीक है। तो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ऐसे एंट्री होता है जेएलपी टू एबीसी, ठीक है, सभी में इक्वल होगा, लेकिन बोलो कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करो, 1,20,000, क्योंकि 20,000 सरेंडर वैल्यू है, मतलब ये पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब प्रॉफिट का पीएसआर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट में मिलके, क्योंकि ये करने की वजह से जरूर इन्होंने अपना एक्सपेंस कम किया हो। तो 1,40,000 माइनस 20,000, तो 1,20,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब इक्वली होगा तो 40-40-40, ठीक है, 40,000 40,000 एंड 40। क्लियर है, जेएलपी एज एन एसेट कैसे होगा, थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, लेकिन सीख जाओगे, इतना हम बोल सकते, गलत कभी भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट वाला हेडिंग करो, ये हो गया, ये इतना काफी है। अब जेएलपी एज एन रिजर्व, और एक था ना रिजर्व और लाइबिलिटी, वो वाला सीखे। तो वही सेम क्वेश्चन तुम लोग यहाँ पर बना लो अपना, ईयर 1 2 3, सेम डेटा सेम क्वेश्चन, प्रीमियम 10,000 करके 3 बार लिखो,
सरेंडर वैल्यू पहले वाला ब्लैंक, उसके बाद 8,000, उसके बाद 15,000। पार्टनर एबीसी, पीएसआर लिख लो 532, सेम ही दे रहे हैं। पॉलिसी वैल्यू 1 लाख और पॉलिसी टर्म्स जो है वो हो जाएगा 5 years। अच्छा, अब अगर जेएलपी एज एन रिजर्व है तो रिजर्व लाइबिलिटी होता है, ठीक है। तो रिजर्व क्रिएट का यहाँ पर क्या सिस्टम होगा बताते हैं। तो पहला ईयर 1 का एंट्री तुम लोग करो। ईयर 1 में एंट्री हम लोग का कैसे हो? ईयर 1 में सबसे पहले तो हमारा प्रीमियम पेमेंट का एंट्री होता है, जैसे सारे। हाँ, सबसे पहले प्रीमियम पे करो। जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। उसके बाद क्या होगा? पीएल पीएल टू जेएलपी प्रीमियम। यहाँ पर कुछ भी बुक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि देखो ना एसेट ना लाइबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा देखो पहला बात है जेएलपी ये जो है ना, इसमें हमें दोनों चीज ट्रीट करना है, जेएलपी एज एन एसेट भी और एज एन रिजर्व भी। देखो तुम लोग अगर पॉइंट देखोगे ना, वहां देखो मैंने क्या लिख पाया है, थर्ड पॉइंट का नाम क्या दिया है, वेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एसेट एंड लाइबिलिटी, और एसेट एंड रिजर्व दोनों चीज इसमें होगा। मतलब सेकंड वाला कंसेप्ट भी आएगा अभी जो कंप्लीट किया हम लोगों ने, और उसके साथ साथ रिजर्व वाला कंसेप्ट भी आएगा। अच्छा, तो अभी क्या हम लोग फर्स्ट ईयर में कोई एसेट बुक कर सकते हैं? नहीं करना है, ठीक है। और रिजर्व कैसे बुक होता है? एसेट के अगेंस्ट में रिजर्व बुक होता है। जैसे कि देखो तुम लोग प्रोविजंस का देखोगे, अगर मेरे पास डेटर ही नहीं है, क्या डेटर का प्रोविजन बनेगा? नहीं। तो एसेट है तो उसके अगेंस्ट में ही हमारा क्या बनता है? रिजर्व। जैसे तुम लोग 12 में जब पार्टनरशिप करते हो, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रहता है, तो वो इन्वेस्टमेंट होगा तभी ना फ्लक्चुएशन फंड बनाए, नहीं तो क्यों बनाए। तो जब तक मेरा जेएलपी एज एन एसेट नहीं बनेगा, जेएलपी का कोई रिजर्व क्रिएट नहीं होगा। तो क्या फर्स्ट ईयर में हमारा कोई एसेट बन रहा है? नहीं बन रहा है। एसेट तब बनेगा अगर मेरा कुछ रिसीवेबल। फर्स्ट ईयर अगर हम इसके बाद डिसकंटिन्यू कर भी देते हैं, मुझे तो जीरो मिलेगा, कुछ मिलने वाला है नहीं। तो ना एसेट है, अगर एसेट नहीं है तो फिर मेरा लाइबिलिटी भी जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपल ये वाला 10,000 ऐसे दिखेगा। और इस केस में पीएल बैलेंस शीट बना लो एक बार, जैसे बनाना है, छोटा सा एक पीएल बना लो इधर। टू जेएलपी प्रीमियम, और बैलेंस शीट में लिखेंगे नथिंग विल अपीयर। अब टू ईयर 2 में फिर से प्रीमियम पे करने वाले हैं, तो बोलो क्या एंट्री होगा? हाँ, जेएलपी प्रीमियम टू बैंक 10,000 10,000। अच्छा, अब ये जेएलपी एज एन एसेट एंड एज एन रिजर्व है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बोलो कि यहाँ क्या हमारा एसेट क्रिएट होगा? होगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं दी है कि कोई भी रिटायर कर रहा है या किसी का भी डेथ हुआ है, तो ये चल रहा है नॉर्मल, ठीक है। तो अब इन्होंने जैसे 10,000 भर दिया, तो इनको पता है कि हमें कुछ ना हो, अगर आज इसके बाद अगर हम लोग बंद करते हैं तो कम से कम हमें कितना मिल जाएगा? 8,000। तो 8,000 रिसीवेबल है, तो एसेट कितने का बुक होगा? 8,000। तो फिर एक्सपेंस कितने का बुक होगा? 2,000। तो सेम तरीके से लिखो, वही प्रीवियस वाला जो एग्जांपल है वैसा ही हो रहा है। पीएल डेबिट 2,000 टू जेएलपी प्रीमियम। हाँ, कंबाइंड भी लिख सकते हैं। टू जेएलपी प्रीमियम 2,000, हम अलग अलग लिख रहे हैं। फिर उसके बाद और एक एंट्री करेंगे, एसेट बुक करेंगे। एसेट डेबिट होता है तो जेएलपी डेबिट कितना? 8,000 टू जेएलपी प्रीमियम 8,000, ठीक है। अच्छा, अब तो फिर रिजर्व कहाँ दिखेगा बताते हैं। इसका पीएल बनाओ, इसका पीएल बनाओ सेकेंड ईयर का। पीएल में कितना लिखोगे? 2
जेएलपी प्रीमियम कितना लिखोगे? 2000। अच्छा, अब पीएल एप्रो बनेगा, क्यों बोलो तो? रिजर्व कहाँ दिखाते हैं? रिजर्व तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, वो तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है, वो प्रोविजन नहीं है। तुम लोगों को मैंने प्रोविजन रिजर्व का डिफरेंस करवाया था ना किसी एक चैप्टर में, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से चैप्टर में करवाया, फाइनल अकाउंट्स में आई थिंक लास्ट में वो करवाया है। ठीक है, तो प्रोविजंस और रिजर्व में डिफरेंस बताया। तो रिजर्व का मतलब होता है कि सारे खर्चे बिजनेस के पे करने के बाद अगर हम लोग कोई मतलब रिजर्व बना रहे हैं, और प्रोविजंस का मतलब क्या होता है ना कि प्रोविजंस जो है वो चार्ज अगेंस्ट पीएल होता है, और रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएल होता है। अगर एक्स्ट्रा, जैसे अगर हमारे पास सेविंग्स हो रहा है एक्स्ट्रा घर पे, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर, जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया, ये हो गया रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ रिजर्व जो है वो पीएल एप्रो में दिखेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? टू जेएलपी रिजर्व, क्योंकि रिजर्व क्रिएट होगा तो किधर लिखेंगे? पीएल एप्रो के इधर। ठीक है, यहाँ पर जेएलपी रिजर्व लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब जेएलपी रिजर्व कितने का बनेगा? जितने का एसेट होगा उतने का ही रिजर्व बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने का बनेगा? 8000। और यहाँ एक बैलेंस शीट भी बनाते हैं, वो देखने में कैसे लगेगा। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या आएगा, ये तो थोड़ी देर पहले ही सिखाया। जेएलपी सरेंडर वैल्यू पे दिखेगा कितना? 8000। और रिजर्व किधर दिखेगा? लाइबिलिटी साइड में जेएलपी रिजर्व बोल के हम लोग को 8000 शो हो जाए। समझ में आया? अच्छा, अब इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं ताकि तुम लोग समझो कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कितना होगा, नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो पीएल टू जेएलपी प्रीमियम। ठीक है, कितना है? 2000। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट फिर कितना आ जाएगा? जैसे कि हम एग्जांपल इनकम का ले रहे हैं 1 लाख। ठीक है, तो अगर 1 लाख है, जैसे कि हर क्वेश्चन में लिया एग्जांपल, तो ये कितना आ जाएगा? 98,000। ठीक है, अब इसके बाद क्या बनेगा इस केस में? पीएल एप्रो। ठीक है, तो वहां पर क्या आ जाएगा? सबसे पहले बाई नेट प्रॉफिट कितना? 98,000। लेकिन इसमें से हमें क्या बनाना पड़ेगा? जेएलपी रिजर्व। ठीक है, कितना बनाएंगे? 8000। तो बनाओ टू जेएलपी रिजर्व 8000। ठीक है, तो फिर प्रॉफिट कितना बचेगा? 90,000। और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर लोगों में। डिस्ट्रीब्यूशन तो यहीं पर होगा, पीएल एप्रो में ही होगा। तो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट भी करके साथ ही साथ दिखाते हैं। ये देखो कितना कितना मिलेगा, ए बी सी बोल के, ज्यादा जगह नहीं बचा, ए बी सी यहाँ पर लिख लेंगे। 90,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 98 से 8 चला गया, तो कितना हो जाएगा? 90/10, 9800, 9800 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 45,000। 9800 इंटू 3 27, और 18,000। अब यहाँ पर देखो, उल्टा बोल रहा वो है 98 ना है, 9,000 हो रहा है ना, क्योंकि लेस करने के बाद प्रॉफिट कितना बचेगा? 90,000। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन 5:3:2 में किया, वो तो रेशियो के अकॉर्डिंग, और कितने का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? 90,000 का। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, और बैलेंस शीट इसमें कैसे दिखेगा? वो अभी जैसे दिखाया वैसे ही दिख जाएगा। यहाँ पर जेएलपी कितने में दिखेगा? सरेंडर वैल्यू 8000 पे दिखेगा, और साथ ही साथ जेएलपी रिजर्व कितने का दिखेगा? 8000 का दिखेगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या हुआ, इसमें देखो हम लोग का जो चलो लिखवा देते फिर समझाते हैं। ये जो पॉइंट हम लोगों ने समझा, देखो यहाँ पर लिखो, द टू द एक्सटेंट value of JLP appearing in balance sheet which is surrender value, benefit of same are not distributed.
अब इसमें बोलो तो 8,000 का बेनिफिट इनको मिला, पार्टनर लोगों को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उतने का ही रिजर्व बन गया। रिजर्व बन गया तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो, कम हो गया। ये बेसिकली इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाएगा, वो एक्सपेंसेस के तरह ही डिस्ट्रीब्यूशन उस उतना नहीं हो रहा है, यहाँ 8,000 का ही कम हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, बेनिफिट ऑफ सेम आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। हम लोग वो 8,000 डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे बिकॉज यहाँ पर 8,000 लॉक कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कितने का बना, 90,000 का ही बना। टू पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर rather accumulated as, वो क्या हो गया है, accumulate हो गया है, rather accumulated as JLP रिजर्व। वो रिजर्व में जाके accumulate हो गया है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है तो लॉजिक क्या बोल रहा है, बाद में जब JLP का अमाउंट रिसीव होगा, चाहे रिटायरमेंट के केस में हो चाहे डेथ के केस में हो, तब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा है ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, ये सब हम लोग क्या करते हैं, एडमिशन रिटायरमेंट के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, तो वो 8,000 अपना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 8,000 के हिसाब से। तो हम बताते एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे ईयर 3 में लिखो, इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3, सेम ही दे रहे एग्जाम्पल, इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर ए डिसाइड टू रिटायर। अगर ए रिटायर करना चाहते हैं तो बोलो क्या मिलेगा इनको पॉलिसी के अगेंस्ट में। सरेंडर वाला, वो तो कंपनी देगी ही ना, इंश्योरेंस कंपनी। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है नहीं करना है वो दूसरा बात है, बैंक डेबिट तो उनको करना पड़ेगा, पैसा आ रहा है तो। कितना आएगा, 8,000, क्योंकि थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में सेम ही रखा है मैंने एग्जांपल। तो पहले ईयर 0 था, सेकेंड ईयर कितना 8,000, थर्ड ईयर 15, तो थर्ड ईयर 15 तब मिलेगा ना जब थर्ड ईयर का प्रीमियम भरेंगे। तो अगर मैंने बोला है कि एज्यूम की प्रीमियम हम लोग ईयर एंड कर रहे हैं सारे एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू JLP 8,000। अच्छा, ये हम लोग कौन सा करें, JLP एज एन एसेट एंड एज एन लाइबिलिटी। अच्छा, पहले हम लोगों ने क्या सीखा था कि 8,000 को हमें क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ठीक है। यही वाला केस जब JLP एज एन एसेट में था तो हम लोगों ने सिर्फ डेबिट बोल के लिखा था, बाकी देखो काट दिया था। मैंने बोला ना, जितने अच्छे से लिखे उतने अच्छे से काट दो। कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है। क्यों, क्योंकि डुअल इंपैक्ट आ जाएगा। 8,000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, कहाँ हुआ था, प्रॉफिट में इंक्लूड हो गए। कैसे, ये देखो, क्योंकि कम एक्सपेंस चार्ज हुआ तो वो प्रॉफिट में इंक्लूड होकर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। लेकिन इस बार क्या प्रॉफिट में वो 8,000 का इंपैक्ट आया था, नहीं आया था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन JLP के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, उसको हम लोग JLP रिजर्व, जो रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये बैलेंस हो जाएगा। JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट 8,000 टू A टू B टू C, मतलब वही कैपिटल तो लिखना ही है, 2A कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल। 5:3:2 में जाएगा तो डिवाइडेड बाई 10, 10 और 8 इंटू 5, 4,000, 16। अब ये कैसे मेकअप हो गया पता है, देखो JLP रिजर्व क्रेडिट हुआ था, जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ डेबिट, खत्म अकाउंट। JLP पहले डेबिट हुआ था, अभी क्या हो गया, रिसीव करने पे क्रेडिट, तो ये खत्म। ऐसा नहीं कि कोई भी अकाउंट ओपन रह रहा है, पूरा एडजस्टमेंट जरूर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देते हैं कि कैसे होगा। देखो चलो एग्जाम में कैसे दिखेगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में हमें एक बैलेंस शीट में क्या देखने को मिले, क्योंकि एकमात्र बैलेंस शीट देख के तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या सिचुएशन है, मतलब कौन सा ट्रीटमेंट है। JLP ब्रैकेट में सरेंडर वैल्यू मैंने दे दिया 10,000। यहाँ पर मान लो 3 पार्टनर है, सपोज XYZ, और JLP रिजर्व है 10,000। और यहाँ पर एडजस्टमेंट ऐसे दे देगा, X decide to retire and policy value 1 लाख, PSR तीनों के बीच में वही 532 कर लो। अच्छा, अब बोलो इसके अगेंस्ट में एंट्री क्या करोगे, अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना चाहे, मान लो इतना इतना दिया हुआ है, तो पहला एंट्री क्या हो,
बैंक टू जेएलपी, क्योंकि कितना मिलेगा, कौन सा अमाउंट मिलेगा, रिटायरमेंट है तो सरेंडर वैल्यू मिलेगा। बैंक टू जेएलपी कितना मिलेगा, 10,000। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना है, करना है। कितना करना है, 10,000, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट किसको करोगे, जेएलपी रिजर्व। जेएलपी रिजर्व ये एंट्री लिखना पड़ेगा, जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि सभी जेएलपी जेएलपी है, जेएलपी प्रीमियम, जेएलपी जेएलपी रिजर्व, एक भी गलत लिखे तो पूरा गलत ट्रीटमेंट हो जाए। 2XYZ, अब देख लो 10,000/10 मतलब ये हो जाएगा 5,000, 3,000 और 2,000, ठीक है। अच्छा, अब सेम क्वेश्चन में यही वाला क्वेश्चन है, और मानो कि इसमें यहाँ और देके लिख देते हैं एक्स, एक्स जो है उसका एक्स डाइस कर देते हैं, ठीक है। एक्स का डेथ हो गया, ये सेम क्वेश्चन है, एक्स का डेथ हो गया, अब क्या एंट्री होगा, सेकेंड पार्ट ये कर देते हैं, ये फर्स्ट पार्ट। अगर एक्स का डेथ हो गया, सिवाय इसके बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम है, मतलब ये वाला इस पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम है। पहला बात है, डेथ होने पे क्या मिलता है, कितना मिलेगा फिर, 1 लाख। तो पहले वो तो रिसीव करेंगे, क्योंकि कंपनी तो हमें पॉलिसी वैल्यू पकड़ाएगा, तो वो तो हम लोग रिसीव करेंगे। तो क्या एंट्री होगा, सबसे पहले बैंक टू जेल, 1 लाख। अच्छा, अब क्या पूरा 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं। सबसे पहले क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखेंगे जो रिजर्व है, ठीक है। रिजर्व कितना है, 10,000, तो पहले रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जेएलपी रिजर्व टू एक्स टू वाई टू जेड, 10,000। अच्छा, 10,000, ये कितना कितना आएगा, 5, हाँ 5, 3 और 2। क्या इसके बाद हमें और कुछ करना है, और 90,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये 1 लाख में तो सभी का कंट्रीब्यूशन होगा ना, सभी को मिलेगा, कंट्रीब्यूशन बोल रहे सभी को मिलेगा, तो उसमें से 10,000 तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, बाकी बचा 90,000 फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री होगा उसमें, जेएलपी अकाउंट डेबिट 2X 2Y 2Z, यहां पर हो जाएगा 1 लाख माइनस 10,000। अब ये 10,000 क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ बोलो तो, क्योंकि 10,000 जो है वो यहाँ एज ए रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो फिर बचा कितना, 90,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना है, 45,000, 27,000 और 18। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब इसका एक समरी बना लो इस पॉइंट का, कि हमें ऐसे अगर दिया हुआ रहे तो क्या क्या करना है। पहला, जेएलपी रिजर्व को क्या करना होता है, हमेशा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, सिंपल सा तरीका, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड पीएसआर। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट वर्ड नहीं लगाया मैंने, डिस्ट्रीब्यूट लिख लो, डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड पीएसआर, वही तो करना है। जब भी जेएलपी रिजर्व दिखेगा, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जो भी पार्टनर एग्जिस्टिंग रहेगा बैलेंस शीट में, जो भी पार्टनर दिखेंगे सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर सेकेंड, if any other amount to be provided in case of death, डेथ के केस में क्या हो जाएगा कि इससे भी ज्यादा कुछ मिलेगा, जैसे अभी एग्जांपल हम लोगों ने देखा, then it will be provided to old partner in old PSR from JLP account। ठीक है,
अगर हम लोगों को कुछ भी और अमाउंट रिसीव हो रहा है, जैसे यहाँ पर देखो हम लोग को कितना अमाउंट रिसीव हुआ, ये 10,000 तो हम लोगों ने ब्लॉक किया ही था, यहाँ पर हम लोग का और कितना रिसीव हुआ 1 लाख, ठीक है। तो 10,000 तो इसी में इंक्लूडेड है ना, तो फिर हम लोगों ने इसमें क्या किया, 90,000 कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया, ये जेएलपी अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट किया, वही लिखा है। If any other amount to be provided in case death, then it will be provided to old partner in old PSR from JLP, ठीक है। ये समरी बड़ा बात नहीं है, अगर ये समझ में आ गया तो समरी का नहीं भी पढ़ोगे तो भी चले, हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। इलास्ट्रेशन 7, इसमें हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए सिवाय जेएलपी वाले क्वेश्चन। तो ये वाला जो है यहाँ से स्टार्ट करो, इसके आगे तक का हो गया है। रेड व्हाइट एंड ब्लैक शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। दे टुक आउट ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन 2018 फॉर 50,000, a premium of 3,000 being paid annually on 10th June. The surrender value of the policy 31st December of various years was 2018 nil, 2019 900, 2020 2000, 2021 3,600, ब्लैक रिटायर ऑन 15th अप्रैल। इस क्वेश्चन को हम पहले ना यहाँ पर बना लेते हैं, देखो ऐसे लिख लो, तुम लोग को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ईयर कहाँ से कहाँ तक का ईयर दिया हुआ है, देखो 18 से लेके 21, ये देखो जो टेबल बनेगा 18, 19, 20 और 21, ठीक है। प्रीमियम जो है वो कब पे करना है बता दिया है, देखो प्रीमियम 3,000 करके है, एनुअली पे करना है 10th जून को, तो हर बार कब पे करना है 10th जून, एनुअली पे करना है 3,000 करके, तो 3,000 3,000 3,000 फिर से 3,000। और जो सरेंडर वैल्यू है उसका रिसिप्ट कब होता है, अगर कभी भी सरेंडर करते हैं तो 31 दिसंबर को होता है, ऐसा क्वेश्चन में ही बोला हुआ था, देखो ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ था कि द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ऑन 31 दिसंबर कितना दिख रहा है, पहले साल जो है कुछ नहीं, उसके बाद देखो 900 2,000, यहाँ पर 900, नेक्स्ट ईयर में 2,000 और उसके बाद दिख रहा है 3,600। अच्छा, अब बोला है ब्लैक ने रिटायर किया है 15th अप्रैल को, ब्लैक जो है वो रिटायर कर गया है 15th अप्रैल, ठीक है। अच्छा, और पॉलिसी वैल्यू था पूरे 50,000 का, क्वेश्चन में दिया हुआ था, और दोबारा क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा। और जो पीएसआर था रेड व्हाइट और ब्लैक का, ये था 5:3:2, ठीक है। क्वेश्चन नहीं भी लिखने से होता, ये समझने के लिए मैंने लिखवा दी। अच्छा, सबसे पहले बोलो अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो इनको मिलेगा क्या पॉलिसी के अगेंस्ट में, सरेंडर वैल्यू, कौन सा वाला मिलेगा यहाँ पर, नहीं ऑल थ्री क्यों होगा, ये क्यूमुलेट होता है, जैसे कि देखो पहले साल 900 दिख रहा है ना, तो दूसरे साल ये जो 2,000 है ये कैसा है बोलो तो 900 प्लस बाकी जो होता है, ये एक्चुअली क्यूमुलेट हो जाता है कि पहले साल सरेंडर कर दिए तो 900, दूसरे साल करोगे तो 900 तो मिलेगा ही ना, प्लस और कुछ दे रहा है बोलो, ऐसे होता है। हाँ, अब टोटल 3,600 जो है वो मिलेगा, मतलब थर्ड ये 4th ईयर वाला मिलेगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं कि आंसर सही है कि नहीं, 3,600 सरेंडर वैल्यू मिलेगा। अच्छा, अब ये ईयर जो है ये ईयर कैसे चल रहा है, 18, 19, 20 और 21, ठीक है। अच्छा, ये 2018 लिख दिया, ये 2019, 2020, 2021। अच्छा, यहाँ प्रीमियम कब पे हुआ है 10th जून को, यहाँ 10th जून को, यहाँ 10th जून को, ये लेकिन रिटायर कब किया 15th अप्रैल, लेकिन ईयर कौन सा था 2022, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन सा है 10th जून 20, इसके बाद क्या आ गया 10th जून 21, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद अगर हम लोग देते हैं तो इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 2022, 10th जून को प्रीमियम देना है। रिटायरमेंट कब हुआ है 15th अप्रैल 2022, मतलब इस ईयर के अंदर रिटायरमेंट हुआ, तो यहाँ पर लिख देते हैं 15th ऑफ अप्रैल।
अगर यहाँ रिटायरमेंट हुआ है तो क्या प्रीमियम पे हो गया था 22 का? नहीं। तो प्रीमियम कितने तक का क्लियर है? 21। यहां से यहां तक का प्रीमियम क्लियर है, क्योंकि जून में देना था, उसके पहले ही तो अप्रैल आता है, तो अप्रैल में अगर रिटायरमेंट हो गया तो इन दैट केस जो है हम लोग का 4 प्रीमियम क्लियर है। तो 4 प्रीमियम क्लियर है, तो जो फोर्थ वाले केस में लास्ट वाला हम लोग को दिख रहा है वो पूरा ही मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग को टोटल कितना मिलेगा? 3600। ठीक है, ये मिलेगा। अच्छा, अब हमें क्या बोला है, देखो ट्रीटमेंट क्या करने बोला है, बोला है कि प्रिपेयर लेजर अकाउंट एज्यूमिंग नो जेएलपी पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन। तो अब तुम लोग सोचोगे तो जेएलपी पॉलिसी तो हम लोगों ने, मतलब जेएलपी अकाउंट तो हम लोग हर जगह पे लिख रहे थे, 2 जेएलपी बाई जेएलपी जो भी, लेकिन ऑलवेज मेंटेन करके चलते हैं कौन से मेथड पे? एसेट लाइबिलिटी और उसके आगे वाला एसेट। लेकिन बोला है जब नो जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन, मतलब कौन सा मेथड बोला है? फिर एक्सपेंस। एक ही बचा जहां पर जेएलपी अकाउंट हम लोग स्टार्टिंग से मेंटेन नहीं करते हैं, तो क्या बचा? जेएलपी एज एन एक्सपेंस। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग को वैसे करना है, लेकिन इसमें बनाना है तुम लोग को लेजर। ठीक है, तो बोलो क्या क्या लेजर बनेगा। पहला एंट्री हम लोग का प्रीमियम जो है वो देने का होता है, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो पहला जो है लेजर किस चीज का बनेगा? जेएलपी प्रीमियम और बैंक का। ठीक है, तो पहला 2 लेजर बनाओ, जेएलपी प्रीमियम और बैंक। तो यहाँ पर कितना जगह रखोगे? 4 ईयर का डेटा पुट करने का जगह रखोगे, क्योंकि हमने तो प्रीमियम 4 बार भरना है, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा बैंक। और क्या अकाउंट बनाओगे? फिर उस प्रीमियम को हम लोग क्या कर रहे थे? पीएल में ट्रांसफर कर रहे थे, तो और एक क्या अकाउंट बनना चाहिए? पीएल। पीएल में भी 4 साल का डेटा पुट होगा, उस हिसाब से जगह रखो। अच्छा, और क्या अकाउंट बनना चाहिए? जब रिटायरमेंट होगा तो क्या एंट्री होगा? सरेंडर वैल्यू मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। तो बैंक तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो और एक क्या अकाउंट बनाओगे? जेएलपी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात फिर कैसे मैच हुआ कि नो जेएलपी पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन। मेंटेन करने का मतलब अलग हो गया कि उसमें हम लोग कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करके डाल रहे हैं, वो बात बोला जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें पोस्ट करना है, सिंपल है। सबसे पहले साल एंट्री क्या होगा? सबसे पहला प्रीमियम पे होगा, तो एंट्री हो जाएगा जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेट कौन सा होगा? 10th ऑफ जून 2018 टू बैंक 3000। और बैंक में क्रॉस पोस्टिंग कर 10th जून का बाई जेएलपी प्रीमियम 3000। अच्छा, फिर क्या होगा? क्या अब इस पीएल में भी एंट्री होगा फिर, है ना? पीएल में क्या लिखेंगे? टू जेएलपी प्रीमियम, लेकिन डेट कौन सा देंगे? 31 दिसंबर, क्योंकि इनका ईयर एंड जो है वो दिसंबर का है, जो कि हमें पढ़ के समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, जेएलपी प्रीमियम 3000 हो गया। सेम तरीके से नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा 10th जून 2019 को। कुछ नहीं, देख देख के जस्ट एक ही चीज पोस्ट करते जाना है। टू बैंक कितना लिखेंगे? 3000। जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, बैंक में क्या लिखोगे? 10th जून 19 को बाई जेएलपी प्रीमियम 3000। अब फिर उसको पीएल में ट्रांसफर करोगे 31 दिसंबर 19। बस डेट ही चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज होगा। टू जेएलपी प्रीमियम, प्रीमियम में मैंने डॉट डॉट लगाते हैं 3000। ठीक है, अच्छा, फिर थर्ड ईयर आ गया 10th जून 20 को, फिर से टू बैंक 3000, फिर से बैंक में बाई जेएलपी प्रीमियम 3000, फिर इधर 31 दिसंबर 20 टू जेएलपी प्रीमियम फिर से 3000। फिर फोर्थ ईयर आया, अब जाके खत्म हुआ 10th जून 2021 टू बैंक
3000। फिर बैंक में बाई JLP प्रीमियम 3000। फिर PL में 2 JLP प्रीमियम 3000। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे करके हम लोगों ने कितना सारा कंप्लीट कर लिया, 4th ईयर तक। ठीक है। अब ये रिटायर कब कर रहा है? 5th ईयर में जाके, प्रीमियम पे करने के पहले, क्योंकि प्रीमियम पे करने के पहले कर रहा है तो फिर इसके बाद वाला सरेंडर वैल्यू वैसे भी हमें दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज क्यों हुए? तो हमें कौन सा वाला मिलेगा सरेंडर वैल्यू? 3600। तो इसका एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP। तो बैंक में क्या लिखेंगे? टू JLP लिखो, बैंक अकाउंट में लिखना बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP लिखो। टू JLP डेट कौन सा होगा? हाँ, 15 अप्रैल 2022। यहाँ पर हो जाएगा टू जेल, तब मिलेगा 3600। ठीक है। अच्छा, अब JLP में इसको लिखना पड़ेगा बाई बैंक 15 अप्रैल 2022 को, बाई बैंक कितना हो जाएगा? 3600। अब क्या ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर लोगों में? हाँ, इस केस में तो पूरा ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि इसमें तो कुछ बैलेंस शीट में लॉक नहीं होता है, ना तो एसेट साइड में ना तो लाइबिलिटी साइड में। तो इसी डेट को ये सारा पैसा सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 2 Rs कैपिटल मतलब रेड और व्हाइट और ब्लैक, मैंने उसे शॉर्ट में लिख दिया। अच्छा, अब ये 3600 पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रेशियोज देखो, मैंने बताया था कितना है, 532। तो निकालो कितना होगा, 10, मतलब 360 इंटू 5, 1800। हम्म 700। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो देखो, अब आसानी से समझ में आया कि क्यों ऐसा होगा। बाकी ये अकाउंट को क्लोज करने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दो। क्यों नहीं क्लोज होगा? क्योंकि देखो, प्रीमियम तो हर साल फिर उसका ईयर के हिसाब से क्लोज होना चाहिए, तो मैंने वो नहीं दिखाया। PL भी हर साल क्लोज होगा, उसका डेटा हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन इन्होंने दिया है इलास्ट्रेशन 8 में, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बस बोला क्या है देखो, प्रिपेयर लेजर अकाउंट एज्यूमिंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन्ड ऑन सरेंडर वैल्यू बेसिस। मतलब कौन सा मेथड है? सेकेंड वाला। ठीक है, ओनली एसेट वाला, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा तो नहीं बोला है। ठीक है। अच्छा, ठीक है, चलो, तो यहाँ पर 8 नंबर वाला क्वेश्चन करके देखो। तो तुम लोग ही बताओ कि क्या क्या अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखो, जेल पे प्रीमियम बनेगा कि नहीं बनेगा? प्रीमियम तो किसी भी मेथड में पे करना है, तो जेल पे प्रीमियम अकाउंट बनेगा। और क्या बनेगा इसके साथ साथ? बैंक। ठीक है, तो जेल पे प्रीमियम का जो अकाउंट है ना, उसको थोड़ा बड़ा बनाओ इसमें, क्योंकि इसमें लिखना पड़ेगा, करने से समझ में आएगा क्यों बोल रहे हैं इसको बड़ा बनाओ। ठीक है, बैंक अकाउंट छोटा जैसे होता है, अभी थोड़ी देर पहले जितना हुआ उतना ही बनाने से कम। और क्या बनेगा? PL बनेगा, और JLP बनेगा। अब अगर सेम क्वेश्चन है तो हम लोग का पहला एंट्री क्या बनेगा? JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो भी कौन से डेट पे? 10th जून को और 2018 को। तो टू क्या लिखना पड़ेगा? बैंक। कितना लिखेंगे? 3000। और बैंक में क्या लिखोगे? बाई JLP प्रीमियम 3000, 10th of June 2018, बाई JLP प्रीमियम 3000। अच्छा, अब PL में कितना जाएगा इस सिचुएशन में?
पूरा जाएगा, क्योंकि कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है तो कुछ तो लॉक नहीं होगा, तो पीएल में पूरा पूरा ट्रांसफर होगा। तो क्या हो जाएगा, जेएलपी प्रीमियम 3000। पहले साल तो तीनों मेथड ही एक ही जैसा दिखता है, जो भी डिफरेंस दिखता है सरेंडर वैल्यू जहां अपेयर करता है वहां से डिफरेंसेस दिखेगा, जहां से सरेंडर वैल्यू। पहले साल का बात नहीं है, अगर कंपनी 2 साल सरेंडर वैल्यू 0 दिखा रही है तो 2 साल ही हमारा एक जैसा दिखेगा। ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड एंट्री क्या होगा, फिर से हम लोग क्या देंगे। अच्छा, इसमें एक काम कर सकते हो, यहाँ पर हम लोग इसको बाई पीएल बोल के क्लोज नहीं कर सकते, इसका भी तो क्रॉस पोस्टिंग होना चाहिए था, उस क्वेश्चन में नहीं किया, चलो इसमें कर लेते। होगा ना क्रॉस पोस्टिंग, 31 दिसंबर 18 क्या लिखेंगे, बाई पीएल कितना हो जाएगा 3000। अब इसको क्लोज कर दो। अच्छा, फिर 10 जून को फिर से प्रीमियम देंगे टू बैंक, प्रीमियम तो हमारा फिक्स्ड है 3000। अच्छा, अब सरेंडर वैल्यू है, चेक करो कितना सरेंडर वैल्यू लिखा था मैंने 900। ठीक है, तो अब कितना हम लोग जो है एक्सपेंस बुक करेंगे। 3000 में 900 तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, तो जेएलपी में कितना जाएगा 900, और बाकी बचा हुआ अमाउंट 3000 में हमारा किस में चला जाएगा, पीएल में। अब देखो कितना हो रहा है, तो यहाँ पर एंट्री फिर कैसा होगा, एंट्री, अच्छा बैंक में क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा, कर लेते हैं, बैंक में क्रॉस पोस्टिंग कर। 10 जून, डेट कौन सा होगा 19, ठीक है, बाई जेएलपी प्रीमियम 3000। अच्छा, अब जब पीएल में बुक करेंगे तो कुछ जेएलपी में जाएगा कुछ पीएल में जाएगा, इसके बाद वाला तो 31 दिसंबर 19 में 2 जेएलपी प्रीमियम बोल के कितना जाएगा 3000 माइनस 900। हाँ, यहाँ लिख लेते हैं ताकि तुम लोग को याद रहे, 2100। ठीक है, जेएलपी प्रीमियम में गया, और जेएलपी अकाउंट में अभी कितना चला जाएगा 900, क्या बोल के जाएगा 2 जेएलपी प्रीमियम, डेट कौन सा लगाओगे 19, 2 जेएलपी प्रीमियम 900। अच्छा, क्या ये एक एसेट अकाउंट है, इसमें और कुछ नहीं पता, इसको क्लोज करो इधर। जैसे कभी एसेट फिक्स्ड एसेट बनाते हो, डिप्रिशिएशन का क्वेश्चन करते हो, जैसे क्लोज करते हो वैसे ही कर दो, बाई बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा 900। ठीक है, इसको मैंने क्लोज करवा दिया। 900 900 ऐसे लिख के क्लोज कर दिया। अच्छा, इसमें 2000 3000 और ये 2100, इसमें 3000 3000, चलो। अच्छा, अब इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, जेल पे प्रीमियम में पीएल से क्रॉस पोस्टिंग करेंगे ना, कितना करोगे बोलो, बाई पीएल बोल के 2100। ठीक है। अच्छा, और बाकी अमाउंट को क्या लिखोगे जब इस अकाउंट को क्लोज करोगे, हाँ उसका क्रॉस पोस्टिंग होगा, देखो जेएलपी में लिखे हैं ना जेएलपी प्रीमियम, तो उसका क्रॉस पोस्टिंग होगा बाई जेएल कितना 900, तो यहाँ पर कितना आ गया 3000। ठीक है, तो मैंने जो 3000 दिया उसमें से ये मेरा एक्सपेंस था, लेकिन एक्सपेंस कितना है 2100, और 900 मेरा क्या है एसेट है। ठीक है, इस तरीके से होता है। अच्छा, फिर 10 जून आ गया, फिर से हम लोग अपना प्रीमियम देंगे टू बैंक, फिर से वही सेम अमाउंट 3000। अच्छा, अब बैंक में लिखो 10 June 2020 बाई जेएलपी प्रीमियम 3000। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अब ये 3000 में हमें क्या बुक करना है, अपना प्रॉफिट कितना है और अपना एसेट कितना है, तो कहाँ कौन से अकाउंट में जाएगा, पीएल में कितना बुक करना है वो ढूंढना पड़ेगा, तो 31 दिसंबर 20 टू जेएलपी प्रीमियम। अब बोलो कितना दिखाओ, देखो यहां से देख के बताना। नहीं 1000 नहीं, ये दोनों का गैप मत करो, तब गलत हो जाए, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 900 बुक किए हो ना, क्यूमुलेट है।
तो 900 तो मेरा पहले ही था, यहाँ पर क्यूमुलेट हमें जो है वो ध्यान रखना है। मैंने एग्जाम्पल में उतना नहीं बताया, वो बाकी चीज मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ क्यूमुलेट होता है। तो 900 पहले बार बुक हुआ है, यहाँ पर 900 प्लस कितना होगा 100। तो 900 तो ऑलरेडी हम लोग बुक कर चुके हैं एसेट एज ए सरेंडर वैल्यू। तो अब कितना बाकी है बुक करना 1100। ठीक है, तो हमें कितना लिखना पड़ेगा 1100। तो यहाँ पर कैसे दिखाओगे, ये देखो सिंपल सा बात है, 3000 में 900 ऑलरेडी बुक कर चुके हो, और कितना करना पड़ेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसमें हम लोग कितना दिखाएंगे फिर, यहाँ पर 2000 कितना आ रहा है, सॉरी 1900 आ रहा है। ठीक है, अब 1900 को हम लोग कैसे दिखाएंगे, ऐसे कर सकते हो, देखो 2000 लेस किया बट ऐड कितना कर दिया 900, क्योंकि वो ऑलरेडी बुक था। ऐसे करके अपने समझने के लिए लिख सकते हो। सबसे अच्छा यहाँ समझ में आ जाएगा, ये अकाउंट में कैसे समझ में आएगा, ये मेरा एसेट है रिसीवेबल है, जेएलपी अकाउंट में देखो ये मेरा एसेट रिसीवेबल है। अब इसको ब्रॉट डाउन करो तो डेट कौन सा लगाओगे 11/20, टू बैलेंस कितना लिखोगे बीडी, कितना हो जाएगा 900। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट बोलो, यहां पर हम लोग कितना दिखाएं, अपना जो रिसीवेबल है टू जेएलपी प्रीमियम बोल के कितना दिखाएं 1100। ठीक है, जेएलपी प्रीमियम बोल के हमें कितना दिखाना है 1100। ठीक है, तो यहाँ पर बाई क्या आ जाएगा बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा 2000। मतलब ये 2000 सरेंडर वैल्यू का बाइफर्केशन कर लिया हम लोग। समझ में आया, क्यूमुलेट है बोल के इसीलिए इस तरीके से ट्रीट। अच्छा, अब इसका क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो क्रॉस पोस्टिंग करते हैं जेएलपी प्रीमियम में। ठीक है, तो जेएलपी प्रीमियम में क्या क्या लिखेंगे, एक तो पीएल लिखना पड़ेगा बाई पीएल, देख के बताओ कितना था 1900, और दूसरा बाई जेएलपी। जेएलपी कितना हो रहा है 2000 माइनस 900 करके जितना आता है कि 1100। ठीक है, क्योंकि 2000 में ये देखो, क्योंकि ऐसे 2000 में से 900 ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, तो कितना हो जाएगा 1100। अब ये दोनों को क्लोज करो टैली। फोर्थ वाला भी सेम तरीके से करना, तो फिर से 10th जून आ गया टू बैंक, कितना पेमेंट हो रहा है 3000। 31 दिसंबर 2021 यहाँ पर बाई पीएल और बाई जेएलपी जाएगा। ठीक है, पहले उधर बैंक में क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं 10th जून 21 बाई जेएलपी प्रीमियम 3000। ठीक है, तो ये बाई जेएलपी प्रीमियम 3000 हो गया। अच्छा, अब पीएल में लिखना पड़ेगा, तो पीएल में कितना दिखाएंगे बताओ, अगर समझ में आए तो मुझे बताओ कितना दिखाना चाहिए। ये 3600 कैसे बना है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे 900 पहले 900 ही था, 900 प्लस जीरो। ठीक है, तो 400, ये देखो 900, ये कितना आया, इसमें क्यूमुलेट कितना हुआ 100। अच्छा, तो फिर ये नेक्स्ट वाला कितना होगा 900 प्लस 1100 प्लस जितना होगा उतना 3600 कंप्लीट करने के लिए 16 ईयर्स। हाँ हाँ हाँ, 16 ईयर्स से, हाँ ठीक, 1600 आ रहा है, सही है। हम लोग को जेएलपी, फिर जेएलपी ये जो 1600 आ रहा है वो हम लोग का क्या है जेल, हाँ इस बार का सिर्फ सरेंडर वैल्यू, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे जेएलपी प्रीमियम। ठीक है, सॉरी जेएलपी एसेट। ठीक है, तो वो हम लोग का हो जाएगा। और पीएल में फिर कितना जाएगा 3000 माइनस 1600 कितना आ जाएगा, हाँ पीएल में 1400 आएगा। देखो अगर नहीं समझ में आया फिर से बता देते, देखो ये 900 बना है प्लस जीरो, इसमें कुछ क्यूमुलेट नहीं है। नेक्स्ट वाले में 900 प्लस 1100, और उसके बाद वाला 900
प्लस 1100 प्लस 1600, लेकिन ये सरेंडर वैल्यू हमारा क्या बनता है, जेएलपी में जाता है, तो पहली बार कितना गया होगा जेएलपी में 900, चेक करके देखो। दूसरे बार कितना गया होगा 1100, वही लिखा है, चेक करके देखो। और तीसरे बार कितना जाएगा 1600। तो 3000 में से अगर 1100 जेएलपी में जाएगा तो फिर पीएल में कितना जाएगा, 3000 माइनस 1100 करने से जो आएगा वो पीएल में जाएगा। इधर से 3000 माइनस कितना करोगे, सॉरी ये 900 और ये 1100 और ये वाला 1600। तो इस केस में पीएल में कितना आ रहा है 1400, पहले वाले केस में कितना आया था 1900, এটা माइनस करो तो। और इसमें कितना आया था, समझ में आया ये जो बाइफर्केशन है, समझ में आया कैसे हो रहा है। हम लोग पहले क्यूमुलेट, पहले ना इसमें जेएलपी अमाउंट ही फाइंड आउट करना है, वो करोगे तो ही पीएल अमाउंट फाइंड आउट कर पाओगे। पहले वाले केस में कोई इश्यूज नहीं है क्योंकि उसमें क्यूमुलेट कुछ नहीं हो रहा है। सेकेंड एंड थर्ड वाले केसेस में इश्यूज है, ठीक है, वहां पर फर्स्ट जेएलपी ही फाइंड आउट करना है, तभी जाके पीएल निकाल पाएंगे हम लोग कि बचा हुआ पीएल का अमाउंट कितना होगा। इस तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका हम लोग जो है एंट्री कर देंगे। तो इस बार हम लोग का लास्ट जो है जेएलपी कितने का बनेगा 1600। चलो अब एंट्री कर, देखो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैंक लिख दिया था, पीएल में कितना जाएगा अभी दिखाया मैंने तुम लोगों को 1400, ठीक है। और इधर इसको हम लोग पहले ब्रॉड डाउन करेंगे। इस अकाउंट का क्या है, पहले ब्रॉड डाउन कर लो क्योंकि ये पूरा पूरा बन रहा है ना। तो सबसे पहले क्या लिखोगे 1121 को टू बैलेंस, हाँ कितना 2000 मेरा रिसीवेबल है, ये देखो 2000 मेरा एसेट है। अच्छा अब इसमें मुझे इस बार और कितना एसेट मैंने बुक कर दिया 1600 टू जेएलपी प्रीमियम, मैंने यहाँ पर बुक कर दिया है 1600। अच्छा तो ये हो गया 3600। तो 31 दिसंबर 21 आया ना कि मेरा रिसीवेबल कितना होगा 3600 ही आना चाहिए। ओवरऑल मेरा रिसीवेबल कितना है 3600। पहले साल कर दिया तो 900, दूसरे साल कर दिया तो कितना आया था 900 माइनस वो करके उतना हो जाएगा, मतलब ये वाला क्या बोलते हैं उसे 1100, ठीक है। और ओवरऑल 2000। तो ये देखने से तुम लोग समझोगे कि ये क्यूमुलेट है। देखो पहले साल कोई क्यूमुलेट नहीं है, 900 में 900 रिसीवेबल, दूसरे साल 900 और 1100 मिला के कितना रिसीवेबल 2000। और थर्ड ईयर में कितना हुआ, ये देखो थर्ड ईयर में हो गया 2000 और 1600 मिला के कितना 3600, क्योंकि वो अमाउंट हमारा क्यूमुलेट होता है। समझ में आ गया। अच्छा ये भी पूरा बन गया, इधर इधर बाकी है, इसको हम बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पर टू बैंक के बाद इधर और क्या लिखना पड़ेगा, बाई पीएल जाएगा और यहाँ पर क्या लिखेंगे बाई जेएलपी। तो दोनों अमाउंट हम लोग निकाल चुके हैं, जेएलपी में हमारा 1600 और पीएल में हमारा 1400। तो टोटल कितना बन गया 3000। तो सेकेंड ईयर से क्योंकि क्यूमुलेट हो जाएगा तो क्यूमुलेट अमाउंट में सेकेंड ईयर का एक्चुअल अमाउंट कितना है वो निकालोगे, फिर उसके साथ प्रीमियम का डिफरेंस निकाल लोगे, तो ऑटोमेटिकली पीएल में कितना जाएगा वो समझ में आ जाए। ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इलास्ट्रेशन 9 है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। और 10 जो है 10 हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, 9 बाकी है, 10 हम लोग कर चुके हैं, 11 भी कर चुके हैं। ठीक है चलो एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। 9 जो है वो और एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाला बाकी है, वो हम लोग कर लेंगे। चलो थोड़ा ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, आज काफी कुछ लिख लिया हम लोगों ने। बोल रहे बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप हैज टू बी क्लोज्ड इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर्स रिटायर। ट्रू है कि फॉल्स। ऐसा थोड़ी है कि कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो बिजनेस बंद करना मैंडेटरी नहीं होता है, वो तो देखो अपना मर्जी है, वो लोग अगर चलाना चाहे तो बिजनेस को आगे आराम से चला सकते हैं। तो ये आंसर हम लोग का हो जाएगा फॉल्स। अच्छा फिर उसके बाद देखो क्या बोला है, एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर नो स्पेशल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी रिजर्व appearing in balance sheet।
फॉल्स, ठीक है, क्योंकि अगर कोई रिजर्व रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट, जिसमें आज ही हम लोगों ने क्या पढ़ा, जेएलपी रिजर्व था तो उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके अलावा जनरल रिजर्व होता है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व होता है, अगर अनयूज्ड पड़ा हुआ है उसमें अगर कुछ क्लेम रहता है तो उतना लेस होकर डिस्ट्रीब्यूट होता है। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर रिमेन्स द सेम, क्या ऐसा कोई रूल्स है? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है उसके बाद बाकी सारे पार्टनर को वही रेशियो लेके चलना पड़ेगा जो पहले से, वो देखो उनका मर्जी है, वो चेंज करे ना करे, ठीक है, नहीं भी कर सकते कर भी सकते। अच्छा, इफ एनी पार्टनर्स वांट टू रिटायर फ्रॉम बिजनेस ही मस्ट रिटायर ऑन फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ऐसा भी कोई रूल्स नहीं है कि फर्स्ट डे में ही रिटायर करना है, जब चाहो रिटायर कर सकते हैं नोटिस देके। रिटायरिंग पार्टनर हैज टू फॉरगो हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म, बोलो ऐसा है कि रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर भूल जाना पड़ेगा? इसका मतलब तो वही होता है ना, तो ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ। इसका मतलब तो वही है, फॉरगो का मतलब क्या होता है कि छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है, फॉरगो का मतलब होता है छोड़ देना पड़ेगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं। इफ ए पार्टनर रिटायर्स इन बिटवीन द अकाउंटिंग ईयर के बीच में अगर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ द पार्टनर बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट। मतलब बोल रहा है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है अकाउंटिंग ईयर के बीच में तो उसे क्या नहीं मिलेगा, बोल रहा है he is not entitled to any profit from the date of beginning of the year till his date of retirement। मतलब जिस साल वो रिटायर कर रहा है, मान लो इस साल के बीच में रिटायर कर रहा है, तो इस साल के शुरुआत से लेके उसके रिटायरमेंट डेट तक का जितना भी प्रॉफिट है उसे नहीं मिलेगा, ऐसा बोल रहा है। तुम लोग को क्या लगता है? ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आज फॉल्स है, मिलेगा। देखो जितने दिन काम किया है उतने दिन का मिलेगा, अगर ईयर शुरू होके एक दिन हुआ है तो एक दिन का भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। If the firm has taken any joint life policy, then it is to be surrender at the time of retirement of a partner, बोलो सरेंडर तो करना वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। If the firm has taken any joint life policy, then it is to be surrendered at the time of retirement। अगर डेथ होता तो पॉलिसी का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, any joint life policy reserve appearing in the balance sheet is credited to all partner in their old profit sharing ratio। आज ही सीखा है ये वाला हम लोग का ट्रू होगा। आज ही तो देखा ना कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अगर अपीयर कर रहा है तो हमें ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयर, अभी समरी में तो वही लिखा है, नो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नेसेसरी ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, बोलो ये वाला हम लोग का फॉल्स होगा। ऐसा कोई गारंटी नहीं, अगर वो लोग रिवैल्यूएशन करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो बात अलग है। नो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नेसेसरी ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट में रिवैल्यूएशन होता ही नहीं। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर, रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट होगा वो कंटिन्यूइंग पार्टनर को मिलेगा। रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड एनी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है, सभी को मिलेगा, सीधा बात है, बैलेंस शीट में जिनका नाम दिख रहा है ना वो सभी को मिल जाता है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, ये वाला क्या बोला है, सी डी एंड ई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो हाफ 1/3 and 1/6, डी रिटायर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन सी एंड डी 3:2 एंड द रिजर्व ऑफ 12,000 इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन द रेशियो। बताओ, डिवाइड करना है रिजर्व को, उसी का आंसर दिया हुआ है, तो जो रेशियो में डिवाइड हो रहा है, रेशियो में डिवाइड करने के बाद कितना आएगा वही तो पूछा है एमसीक्यू में, बताओ क्या होगा, कैलकुलेट करके देखो। सी, तो ठीक है, देखो सी हो रहा है कि नहीं, सी हो रहा है, ठीक है, फिर सी ही हम लोग का आंसर होगा, देख लेते हैं, रुको एक सेकंड। हाँ, 12,000 को डिवाइड कैसे करोगे, कितने कितने से डिवाइड किया तुम लोगों ने, 3:2:1 में किया, एक सेकंड आंसर देखते हैं, सी बोला है, ठीक है। तो ये देखो 12,000 को हमें डिवाइड करना है, आ, इसका बेस ठीक करना पड़ेगा,
तो ये 6 रख देते हैं, इसमें 2, तो ये 2 बन जाएगा, इसमें 3 कर दो तो ये 3 बन जाएगा, 3 to 1 मतलब 3/6। तो 2 हो रहा है हर 2000 इंटू 3 मतलब 6000, 2000 इंटू 2 4000, 2000 इंटू 1 2000। ठीक है, ऐसे करके। अच्छा, 1 का सी हो गया। उसके बाद वाला देखते हैं। ABC takes a joint life policy after 5 years बी रिटायर फ्रॉम द फर्म। ठीक है, एबीसी ने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिया है, 5 इयर्स बाद बी रिटायर करने वाला है। आज के टॉपिक पे ही ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। आफ्टर रिटायरमेंट ए एंड सी डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। ठीक है, तो रिटायरमेंट के बाद रेशियो जो है 1:1 होने वाला है। दे हैड टेकन ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 2,50,000 विद सरेंडर वैल्यू ऑफ 50,000। What will be the treatment in the partner's capital account on receiving the JLP amount if joint life policy premium is fully charged to revenue as and when paid? fully charged to revenue मतलब पूरा प्रीमियम रेवेन्यू बन रहा था। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है, रेवेन्यू इनकम भी होता है। ठीक है, तो प्रीमियम है तो क्या होगा, ऑब्वियसली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज एंड व्हेन पेड, जब भी पे किया गया उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना गया। मतलब तीनों में से कौन सा ट्रीटमेंट, जेएलपी एज एन एक्सपेंस। अब बोलो फिर इसका आंसर क्या। ऑप्शंस जो है दिखाते रहो, ऑप्शन दिखा, ऑप्शन बिना देखे भी बोल सकते हो। नीचे में है ये देखो, 50,000 क्रेडिटेड टू पार्टनर्स। तुम लोग ऐसे ही बताओ ना, ऑप्शन नीचे जा रहा है, दिखाने में मुश्किल। देखो सीधा बात है कि अगर मेरा एज एन एक्सपेंस है तो मेरा कुछ भी पैसा लॉक नहीं हुआ है कभी भी। ठीक है, तो जो भी अमाउंट मुझे एज ए सरेंडर वैल्यू मिलेगा, अब रिटायरमेंट में क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू। ये अमाउंट मुझे क्या कर देना है, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 2:1 में, मतलब 2/5, 2/5 और 1/5 में। तो इसका मतलब क्रेडिट हो जाएगा। इसका एंट्री क्या हो जाएगा, ऐसे बैंक टू, पहले क्या होगा जेएलपी, फिर क्या होगा जेएलपी टू ए बी सी। 50,000/5 कितना हो गया 10, मतलब 20, 20 और 10। अब देख लो कौन सा आंसर जाएगा, या वैसे लैंग्वेज में दिया है। 50,000 क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर इन, टू ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, यही वाला सही है। 2,15,000 नहीं क्रेडिट होगा, 2,00,000 भी क्रेडिट नहीं होगा। ये सब दिया है कंफ्यूज करने के लिए। अब देखो सेम क्वेश्चन पे दिया है, अब तुम लोग बताओ नेक्स्ट। देखो यहाँ पर सेम क्वेश्चन, देखो क्या। ABC takes joint life policy after 5 year B retire, old profit sharing ratio 2:1। After retirement AC का ratio 1:1। They had taken a joint life policy 2,50,000 with surrender value 50,000। What will be the treatment in the partner's capital account on receiving the JLP amount? यहाँ तक बिल्कुल सेम है। अब ट्रीटमेंट यहाँ से इसके बेसिस पे चेंज होगा। If JLP is maintained at surrender value, तो फिर ये कौन सा, सेकेंड वाला मेथड। ठीक है, तो अगर सरेंडर वैल्यू पे मेंटेन होता है तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा बोलो। सी, नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। बात तो सही है, क्योंकि अगर कोई सरेंडर, कोई रिटायर कर रहा है तो मिलेगा क्या, सरेंडर वैल्यू। तो इन लोगों को मिलने वाला क्या है, पहला एंट्री ये लोग क्या करेगा, बैंक टू जेएलपी कितना मिलेगा 50,000। अब 50,000 क्योंकि एसेट साइड में ऑलरेडी ब्लॉक होके रखा है, तो प्रॉफिट में इसका इंपैक्ट इनको मिल गया होगा। ठीक है, जेएलपी एज एन एसेट यहाँ पर कितना दिख रहा है 50,000। तो फिर कोई भी हमें और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, क्योंकि 50,000 इज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड विथ प्रॉफिट। ठीक है, तो नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। देखो आज ही पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद 4th नंबर में देखते हैं क्या बोले। ABC are partners sharing profit in the ratio 2:1 on retirement of B. Goodwill was valued 30,000. Find the contribution of A and C to compensate B. मतलब अगर गुडविल टोटल 30,000 है, बी रिटायर कर रहा है, बी को कितना गुडविल का शेयर मिलेगा जो कि ए बी सी, सॉरी ए और सी कंपेंसेट करेगा। तो बोलो रेशियो कितना बन जाएगा ए और सी का, बी के जाने के बाद कुछ बोला नहीं है तो फिर हाँ बचा हुआ 2:1। ठीक है, तो इस केस में गेनिंग रेशियो भी क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली 2:1। तो गेनिंग रेशियो में कंपेंसेट करेगा। बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, हाँ अब देख लो कितना होगा 30,000 इंटू 2/8 बी। अच्छा हाँ, तो 12,000 आ गया। अब इसको कर तो डिस्ट्रीब्यूट 2/3 और 1/3 में, तो 4 इंटू 2 8,000 और ये हो गया मेरा। ठीक है,
अच्छा, 5th नंबर में देखो, ABC were partners. ABC were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1 respectively with capital balance 50,000 for A and B for C 25,000. अच्छा, ABC तीनों पार्टनर है जिन्होंने 2:1 रेशियो रख रखा है, कैपिटल बैलेंस है 50,000 A का, B और C का 25 करके. B declared to retire from the firm and balance in रिजर्व ऑन द डेट वाज 15,000. अच्छा, रिजर्व मतलब बैलेंस शीट में कोई रिजर्व दिख रहा था जो कि 15,000 का. इफ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 30,000 एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 7050, देन व्हाट अमाउंट बी ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट ऑफ बी. बी के लोन अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा ये बताना है. तो बी को कितना, लोन अकाउंट मतलब बी का पेबल अमाउंट, तो बी क्या क्या लेके जाएगा? गुडविल का शेयर, रिजर्व का हिस्सा, रिवैल्यूएशन का हिस्सा और अपना कैपिटल. तो सब ऐड करो, निकाल के देखो कितना होता है. 70820 मतलब ऑप्शन ए. हाँ सही बात, ऑप्शन ए. देखो बी क्या क्या लेके जाएगा. बी रिटायर कर रहा है तो देखो बी अपना कैपिटल लेके जाएगा जो कितना है 25,000. ये क्या ले लिया उसने? कैपिटल. ओ, ए रिटायर हो रहा है. ओ अच्छा अच्छा, मैंने उल्टा पढ़ लिया कुछ. ठीक है, तो 50,000. अच्छा, और क्या लेके जाएगा? रिजर्व का कितना लेके जाएगा? 15,000 इंटू अपना हिस्सा 2/5, तो 6,000. ये हो गया रिजर्व. ठीक है, और गुडविल है 30,000. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पहले निकाल ले. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का साइन होता है. 7050 इंटू 2/5 कितना होगा? 1410. और गुडविल देखो, गुडविल जो है टोटल था 15,000, इसमें इसका हिस्सा जो है कोई भी कंपेंसेट करे, ये तो अपना उतना ही लेके जाएगा, तो फिर हमें कंपेंसेशन निकालने का जरूरत नहीं. कितना हो जाएगा? 6,000. अब ये सब टोटल करो. 6,000, আচ্ছা একটু 2820 হবে. এটা ঠিক লেখা আছে 7050 আছে. 2820 plus 66 12,000, 12 और 50 60 62,000, 62 और 2 मतलब 64,008. 70 और कत तो 70 बोलो ना, भूल হচ্ছে. अच्छा देखते हैं, शायद कोई कैलकुलेशन इधर उधर हो रहा हो. 50,000 plus 6,000 plus 2820 plus 6,000. ओ गुडविल 30,000. ओ अच्छा, मैंने ये 15 लिख दिया. देखो ये 12,000 मतलब और भी 6,000 बढ़ाओ हो जाएगा, अगर इसी के लिए गलत हो रहा था. हाँ ठीक है, तो ये हम लोग का इसमें और भी 6,000 ऐड कर हो गया 70,820. इतना लेके जाएगा. हाँ ठीक है, 5 का ए. अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं. ABC are partners sharing profit and losses in the ratio 3:1. C retires on a decided date and goodwill of the firm is valued 60,000. Find the amount payable to retiring partner on account of goodwill. बताओ, ये तो अभी निकल जाए. जो जा रहा है उसका रेशियो 60,000 इंटू 1/6, 10,000 हो रहा है. कोई भी दे इसको तो मिलेगा हमें. तो कंपेंसेशन कौन कर रहा है उसका वैल्यू तो निकालना ही नहीं है, तो फिर ये तो 2 सेकंड में हो जाएगा. तो 6 का आंसर हम लोग का हो गया सी. अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते. 7th इसमें बोला है कि ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1. ए रिटायर एंड गुडविल ऑफ द फर्म 24,000. व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट फॉर गुडविल? तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा? इसमें से कौन सा सही है? ये तो होगा ही नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में थोड़ी ना क्रेडिट होता है. एडजस्ट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग, ये भी नहीं होगा. एस कैपिटल को सिर्फ ए को सिर्फ इतना दे देंगे, नहीं. ऐसा ओनली एस कैपिटल क्रेडिट होता है ऐसा नहीं है. तो एंट्री में सिर्फ क्रेडिट कहाँ से होता है? डेबिट क्रेडिट सभी होता है. ए का कैपिटल अगर 12,000 से क्रेडिट होता भी है, शायद हो रहा है, कितना हो रहा है 3/6 मतलब 12,000. लेकिन क्या ओनली उसी का कैपिटल कभी क्रेडिट हो सकता है? नहीं. बाकी जो गेनिंग पार्टनर है उनका क्या हो जाएगा? डेबिट.
तो मेरा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है लैंग्वेज। अब 8, बैलेंस ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शनेट टू देयर कैपिटल stood as ए बी सी। अच्छा, तीनों का जो कैपिटल है उसी का उनका पीएसआर है, मतलब 2:3। A desired to retire from the firm, B and C share the future profits equally। अच्छा, A चला जा रहा है, B C का रेशियो बन रहा है 1:1। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 1,40,000 एंड नो गुडविल अकाउंट बीइंग रेज्ड। वैसे भी रेज्ड होना नहीं चाहिए। अब कुछ ट्रीटमेंट बताए कौन सा सही है। बोल रहे क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विथ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1,40,000, क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1,40,000, credit A's account with 40,000 and debit B and C's capital with 30 and 10। कौन सा आंसर? सी। सी सही, सी होगा। देखो ये दोनों तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली एक को उसका शेयर मिलेगा 1,40,000 में। कितना मिलेगा? एक का शेयर जो है ये वाला 2/2 चाहती ना सात, हाँ, तो ये हो गया 40,000। ठीक है, तो 40 हो सकता है 40, तो ये 1,40,000 कहाँ से मिलेगा? वो तो पॉसिबल है नहीं। ए को कितना मिलेगा 40, अब देगा कौन? बी और सी देगा। अब गेनिंग रेशियो निकालोगे तो उसमें पता चल जाएगा 1:, कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, 1:3 आ रहा है। ठीक है, और ये हम लोग निकाल रहे सही है, ठीक है, निकाल लो एक बार प्रैक्टिस के लिए। लेकिन ये दोनों तो हमारा ऐसे ही क्रॉस हो जा रहा है, तो फिर आंसर फिर क्या होगा? नन ऑफ दिस अगर होगा तो फिर चेक करना जरूरी है, अदरवाइज हम लोग इस पे टिक लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने ना एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो मैंने एक 9th नंबर बाकी रखा, वो तुम लोग एक बार ट्राई करना। और एक मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन बाकी रखा है, कौन सा बोलो तो? ये वाला 1 वाला हम लोगों ने कर लिया था लास्ट पे, नहीं 2 किया था, 2 कर लिया था। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 1, वहां पर जेएलपी दिया हुआ है, तो तुम लोग को 2 ही जेएलपी का क्वेश्चन है यहाँ पर, वो 2 हम बाकी रख रहे हैं। बाकी तो मैंने करवा दिया है, ये 2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक तो इलास्ट्रेशन 9 और एक हम लोग को करना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 1। ठीक है, और ये दोनों करने के बाद हम लोग डेथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डेथ और रिटायरमेंट में वैसा कुछ फर्क नहीं है, सिवाय ये कि डेथ का पैसा एग्जीक्यूटर लेके जाता है और यहाँ पर बी खुद लेके जाता है। ठीक है, फिर आज इतना। बाय मैम। बाय।